हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं महिलाओं के अधिकार एवं अधिनियम संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका हम डीपली जो है विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है MCQ भी जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 15(3) जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना। अर्थात किसी भी महिला के साथ उनकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग और उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(1) लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता। अर्थात किसी भी सरकारी सेवाओं में उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समानता का अधिकार देना है, समान कार्य आपको देना है। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है ये देखते हैं। समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने का पूरा पूरा अधिकार है। अर्थात अपने मनोभाव, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्या है, उनको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना। उनके जो है प्राण और दैहिक रूप से जो स्वाधीनता मिलनी चाहिए, उनसे जो है वंचित नहीं किया जा सकता। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 40 पंचायती राज राज्य संस्था में 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा आरक्षण। उन्हें जो आरक्षण प्राप्त मिला है उससे जो है उनको वंचित नहीं किया जा सकता। कौन सी योजना के तहत? पंचायती राज संस्थान में जो 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत। अनुच्छेद 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर जो कार्य जो है समान रूप से किया जा रहा है तो उसमें महिला और पुरुष किसी भी प्रकार से अक्षमता या फिर किसी भी प्रकार से असमानता नहीं होगा। वहाँ पर उनको जो है वेतन कैसा मिलेगा? समान मिलेगा। यह लिखा है अनुच्छेद 39 घ में। अनुच्छेद 41 बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य कोई अनहर्य अभाव की दशा में सहायता पाने का अधिकार। अगर कोई महिला जो है बेकारी है, बुढ़ापा है, बीमारी या फिर अन्य कोई जो है अनहर्य अभाव की दशा में है तो उसे सहायता पाने का पूरा पूरा क्या है? अधिकार है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था। अगर महिलाओं के में जो प्रसूति की जब समय आता है तो उन्हें सहायता प्राप्त करने का पूरी अधिकार है। अर्थात उन्हें सहायता मिलना चाहिए और इसकी व्यवस्था जो है करनी चाहिए। ये अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद जो है 42 में लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51 क ड इसमें भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात गाँव में या फिर जो रूढ़िवादिताएं जहाँ पर होती हैं, महिलाओं को जो है उनके जो ऐसे बहुत सारे नियम बना दिए जाते हैं जो उनके अनुच्छेद 51 क ड में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान में के विरुद्ध अगर ऐसी कोई प्रथाएं हैं तो उसको क्या करना है? हमको त्याग करना है। उनको जो है क्या करना है? उनके विरुद्ध होना है आपको। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 का इसमें प्रस्तावित 44वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे बोला जा रहा है लोकसभा के आधार पर महिलाओं के लिए किसकी व्यवस्था है? आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 332 का कहता है इसमें प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पर लोकसभा में जो था आरक्षण का, यहाँ पर जो है विधानसभा में था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है? अपराध है। तो आइए देखते हैं इसके तहत कौन कौन से नियम बने हुए हैं। अगर आपके ससुराल वाले ने दहेज की मांग की तो इसके लिए 6 माह से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर आपके ससुराल वाले आपसे दहेज की मांग करते हैं और उसके खिलाफ यदि आप रिपोर्ट करते हैं तो उन लोगों को 6 माह से लेकर 2 माह तक की क्या हो सकती है? सज़ा हो सकती है। इसी एक्ट के तहत दहेज की मांग को अवैध किया गया है। दहेज का मांग भी क्या है? अवैध है। कोई दहेज का मांग नहीं कर सकता। अगर कभी पत्नी मांग करती है कि दहेज आया है, उसे वापस चाहिए, तो उसे वापस करना ही होगा।
आप उसे रख नहीं सकते। अगर किसी भी परिस्थिति में पत्नी अपने पति से जो दहेज में लाया हुआ सामान है उसको यह कहती है कि वह उसे वापस चाहिए तो उसे देना ही पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर। इसमें आईपीसी 498 ए आता है। कितना आता है? आईपीसी 498 ए आता है। अगर दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं तो इसमें धारा आईपीसी 303 बी लगता है। अगर दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है तो कौन सा लगेगा? धारा 303 बी लगेगा। इसमें होने वाली मृत्यु पर भी यही धारा लगती है। अगर उत्पीड़न के दौरान जो है महिला की मृत्यु हो जाती है तो भी यही धारा लगेगा। लेकिन अगर उत्पीड़न से तंग आकर किसी ने आत्महत्या कर ली तो उसमें धारा 496 लगेगा। दोस्तों, अगर उत्पीड़न के दौरान मृत्यु हो गई तो वो लगेगा कौन सा? धारा 303 बी। और यदि वो खुद जो है आत्महत्या कर लेती है तो कौन सा धारा लगेगा? 496 लगता है। अगर दहेज में जुर्म साबित होता है तो 5 साल की कैद का प्रावधान है। अगर दहेज में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उसे कितने साल की कैद का सजा मिलेगा? 5 साल का। धारा 5 के अनुसार दहेज के लेन देन का करार जो है क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दहेज में अगर हत्या का केस दर्ज होता है तो दोषी पाया जाता है तो कम से कम 7 साल की अधिकतम सजा मिलेगी और 20 साल तक का क्या मिलेगा? उम्र कैद की सजा हो सकती है। और साथ ही साथ 15,000 रुपये का क्या मिलेगा? जुर्माना, या फिर दहेज की राशि जो भी अधिक हो, दोनों लगेगा। अर्थात अगर 15,000 रुपये भी देना पड़ सकता है या फिर अगर उससे दहेज की राशि अगर ज़्यादा मंगा है तो उतनी राशि उसको देना पड़ेगा। तो ये था किससे? दहेज निषेध अधिनियम से, जिसमें हमने कौन कौन से एक्ट देखे हैं? 498 ए, आईपीसी धारा 498 ए, आईपीसी धारा 303 और धारा कौन सा है? 496, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। घरेलू हिंसा अधिनियम, आप समझते होंगे इसके बारे में भी। आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है? जो घर में जो है महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया जाता है उसे ही हम घरेलू हिंसा कहते हैं। अगर कोई पुरुष अपनी पति को छोटी छोटी बातों पर क्या करता है? ताना मारता है, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से उसको क्या किया जा रहा है? प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे पत्नी जो है मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, तो वे सभी किसमें शामिल हो जाते हैं? घरेलू हिंसा में आते हैं। महिलाओं को इससे बचाने के लिए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, कौन सा? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब? 2005 में लागू किया गया है। कब लागू किया गया है दोस्तों? 2005 में। यहाँ से सवाल बन सकता है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब बना है, तो हमको बताना पड़ेगा 2005 में। इसमें कुल जो है 37 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं हैं। यह 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में क्या हुआ है? लागू हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब लागू किया गया है, तो कब लागू किया गया है? ये 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये उस समय की बात थी जब जम्मू कश्मीर क्या हुआ था? अलग हुआ था। अब यह पूरी तरह से शामिल है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोटी छोटी बात पर ताना मारता है या फिर मारता पीटता है तो उसे यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के अंतर्गत आता है। इसमें 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना प्रावधान होगा। अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो पुरुष को जो है 20,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा, साथ में 1 वर्ष का क्या मिलेगा? कारावास भी मिलेगा। तो ये था घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसमें हमने क्या क्या देखा है? घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005, जिसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं हैं। और लागू कब हुआ है? 26 अक्टूबर 2006 को। आइए आगे देखते हैं। पूछताछ संबंधी अधिनियम, अगर किसी भी आपराधिक मामले में महिला शामिल पाई जाती है, मान के चलिए अगर कोई अपराध हुआ है जिसमें कोई महिला शामिल है, तो उसके क्या क्या जो है नियम हैं ये देखते हैं। उससे पूछताछ करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं जिसको ध्यान में केंद्रित रखना क्या है? आवश्यक है। देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। सूरज ढलने के पश्चात उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर जो है महिला अगर किसी भी लिप्त आपराधिक मामले में लिप्त है और उसे क्या करना है? अरेस्ट करना है, तो पुलिस जो है उसे सूरज ढलने के बाद जो है अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उसे केवल महिला जेल में ही रखा जाएगा, पुरुष के साथ नहीं रखा जाएगा। अगर किसी कारणवश महिला को अरेस्ट किया गया है तो उसे महिला जेल में रखा जाएगा, पुरुष जेल में नहीं रखा जाएगा, ना ही उसे पुरुष के साथ रखा जाएगा। अगला क्या कहता है? उसकी गिरफ्तारी महिला पुलिस के द्वारा ही की जाएगी। तो महिला को अरेस्ट करने के लिए कौन सा चाहिए? महिला पुलिस ही चाहिए, कोई जेंट्स पुरुष जो है उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये था किससे संबंधित? पूछताछ संबंधित नियम में। आइए आगे देखते हैं।
तलाकशुदा महिला है तो उसके बच्चे का भरण पोषण कैसा होगा? अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो उसके बच्चे का भी भरण पोषण करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं? आईपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिला को और उसके बच्चों को भरण पोषण पाने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर महिला जो है तलाक ले चुकी है तो भी वह अपने पति से उसके लिए पैसा ले सकती है, उसके लिए जो है एक मानसिक जो है भत्ता जो है उसको दिया जाएगा, जो उसके बच्चे और उस महिला के लिए क्या होगा, भरण पोषण के लिए आएगा। ये कौन सा आया है? आईपीसी की धारा 125 के तहत। ये किसके लिए? तलाकशुदा महिलाओं के लिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं यौन उत्पीड़न। इस शब्द से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, सभी जानते हैं क्या होता है ये, सभी समझते हैं कि इसके बारे में, और सभी बार जो है इस बारे में जानते भी हैं क्या होता है। तो 1990 में एक सर्वे किया गया था, तो यह पता चला कि सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहा है, जब इसको इकट्ठा किया गया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा अपराध जो है महिलाओं का कार्यस्थल पर उनके साथ छेड़छाड़ होना है। जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं उनके साथ जो है छेड़छाड़ होता है, ये सबसे ज़्यादा पाया गया, जिसमें उनके कपड़ों से लेकर की गई विचारधारा और विज्ञापनों पर या फिर पेंटिंग्स या चित्रों में महिलाओं के अश्लीलता को क्या किया गया है, देखना, ये बताया गया है। तो फिर 1987 में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम पारित किया गया है। तो महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम कब पारित किया गया है? 1987 में पारित किया गया है। आइए आगे देखते हैं संपत्ति पर अधिकार। मायके की संपत्ति पर महिला का जो है बराबर का अधिकार होता है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? 1956 के। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पिता की संपत्ति तो मिलेगी ही, लेकिन पति की जो संपत्ति है वो भी उसे और उसके बच्चे को मिलेगा। तो पिता की संपत्ति पर उसका भी पूरा पूरा अधिकार होगा, साथ ही पति के संपत्ति पर ही उसका अधिकार होगा, और यह संपत्ति उसको और उसके बच्चों को भी मिलेगा। जो प्रॉपर्टी है महिला चाहे जिसे भी दे सकती है, और उसके मिलने के बाद महिला जो है अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकती है। यह है उनके संपत्ति का अधिकार। आइए आगे देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम है। सभी जानते हैं भारत में बाल विवाह बहुत आया किया जाता है, गाँवों में तो खासकर ज़्यादा किया जाता है। जैसे ही बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है सभी जो है उनके शादी के लिए क्या बोलते हैं, उनको दबाव डालते हैं। तो ये सभी को रोकने के लिए अधिनियम है, कौन सा? 2006 में पास हुआ। अगर नाबालिग बच्चों का विवाह किया जा रहा है तो इसके लिए क्या होगी, उनको सजा होगा। माता पिता भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो दोस्तों अभी जो है लड़कियों का जो है विवाह का उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार है। 18 से 21 वर्ष के होते ही उनको 18 वर्ष होते ही पहले उनकी शादी करा दी जाती है, तो अब 21 वर्ष के बाद जो है उनकी शादी होगी। तो ऐसे में उनके पास पर्याप्त समय होगा अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के निर्माण के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं महिला उत्थान के लिए विश्व स्तर पर बनाए गए महिला संगठन। तो महिलाओं के उत्थान के लिए विश्व स्तर पर बनाए गए महिला संगठन कौन कौन से हैं? यूएन वुमेन, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला संगठन। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ महिला संगठन। संयुक्त राष्ट्र इकाई है, एक महिलाओं की क्या है, एक इकाई है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कैसा है, समर्पित है। महिलाओं में जो लैंगिक समानता है, पुरुष और महिलाओं को लेकर जो विभेदन है, जो असमानता है, उसको दूर करने के लिए, अर्थात उनमें समानता लाने के लिए और महिलाओं को क्या बनाने के लिए, सशक्तिकरण बनाने के लिए समर्पित है ये संस्था। इसकी स्थापना दुनिया भर में इनकी ज़रूरतों को पूरा करने में, प्रगति में क्या लाने में, तेजी लाने में की गई है। 2010 में हुआ इसकी स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज़ पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। विश्व में लिंगानुपात को सक्षम बनाना, सरकारी व गैर सरकारी महिला संगठनों की क्या करना है, मदद करना है। जो लिंगानुपात है उसको एक समान लाना है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि महिला और पुरुष के मुकाबले जो है लिंगानुपात कम है, महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। तो इस स्तर को जो है, जो कम और ज़्यादा है उसको क्या करना, बराबर करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं UNDE, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड ऑफ वुमेन। ये बना है 1976 में, और कहाँ बना है? न्यूयॉर्क में बना है। इसका कार्य क्या है? विश्व के सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए काम करना। विश्व में भी जितने भी महिलाएं हैं उनके आर्थिक मदद के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। किसमें? UNDA में,
DE में। दोस्तों यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि UND का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड ऑफ वुमेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, W4 वुमेन्स वर्ल्ड वाइड वेब 2010 में बना है। ये पेरिस में स्थित है। ये ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा महिलाओं की मदद करता है। ऑनलाइन के माध्यम से क्या करता है, महिलाओं की मदद करता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है दोस्तों, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। AIWC ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, यह बना है 1927 में, नई दिल्ली में बना हुआ है। ये भारत में महिलाओं को सामाजिक न्याय और संवैधानिक न्याय या उसके अधिकारों को दिलाने का इसका जो है मुख्य काम है। सामाजिक न्याय, संवैधानिक न्याय, इसके अधिकारों को क्या करना, उनको दिलाना, महिलाओं के जो अधिकार है उनको दिलाना, उसके लिए क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए राष्ट्रीय महिला आयोग को देखते हैं। ये कब बना हुआ है, ये बना हुआ है 1992 में। ये भी कहाँ बना हुआ है, नई दिल्ली में। इसका कार्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। महिलाओं के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, और उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार व शोषण को क्या करना है, रोकना है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ जो शोषण किया जा रहा है, इन सभी को रोकना जो है इनका मुख्य उद्देश्य है। और इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, रेखा शर्मा को बनाया गया था। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है कि यह इसका जो अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, रेखा शर्मा आएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, भारतीय ग्रामीण महिला संबंध, ये जो है 1955 में शुरू हुआ और दिल्ली में ही हुआ। इसका कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। यह भारत की एक गैर राजनीतिक और गैर परंपरावादी संगठन है। तो दोस्तों ये बोलता है कि इसका कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में सुधार करना है, महिलाओं के लिए उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि वो जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो सके। और ये भारत की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये जो गैर राजनीतिक पार्टी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा है। इसकी स्थापना 1991 में हुई है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकते हैं कि दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति शाखा की स्थापना कब हुई है, तो कब हुई है दोस्तों, 1991 में हुई है। और इसका प्रारंभ किसने किया है, साध्वी ऋतंभरा ने किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में प्रेरित करना है। जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है हिंदू परिषद में, उसके क्या करना है, प्रेरित करना है। शारीरिक व मानसिक रूप से उनको क्या बनाना है, प्रबल बनाना है। तो ये काम था दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की। आइए आगे देखते हैं, आप जो पढ़े हैं अभी, जो हमने एक्ट वगैरह पढ़े हैं उनसे संबंधित जो हम यहाँ पर MCQ सॉल्व करने वाले हैं, कौन कौन से आंसर आपके सही होंगे बताइए। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया है 1951 में, 1968 में, 1978 में या फिर 1961 में। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कब किया गया है, 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम जो है कब पारित किया गया, 1961 में। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण क्या है। विज्ञापनों, पेंटिंग्स में, चलचित्र में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन, पश्चिम सभ्यता का प्रभाव, इंटरनेट का विस्तार या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कारण जो है महिलाओं में जो है यौन उत्पीड़न को क्या करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। दहेज निषेध जो नियम हैं उनको कब तैयार किया गया था, 1978 में, 1990 में, 1985 में या फिर 1980 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1985 में। नेक्स्ट देखते हैं, दहेज निषेध नियम संबंधित है दुल्हन को दिए गए रखरखाव से, वर पक्ष द्वारा मांगी गई दहेज की रकम से, दुल्हन पक्ष द्वारा दी गई रकम से या फिर दूल्हा और दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रखरखाव से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर द जो है सही होगा, दूल्हा और दुल्हन के दिए गए उपहारों की सूचियों को बनाकर रखने में, क्योंकि यहाँ पर दहेज के निषेध नियम से है, दुल्हन को दिए गए रखरखाव से नहीं होगा, वर पक्ष द्वारा मांगी गई दहेज की रकम से भी नहीं होगा, क्योंकि केवल रकम ही जो है उसमें शामिल नहीं होता, संपत्ति के साथ साथ और जो चीज़ें हैं वो सभी शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए आगे देखते हैं, घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ है। तो दोस्तों घरेलू हिंसा कानून कब पारित हुआ है, जब हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर उस समय बताया गया था। नीचे आप कमेंट बॉक्स खाली है वहाँ पर लिख लीजिए, 2005 में, 1990 में, 2001 में या फिर 1999 में। तो ये पारित हुआ था 2005 में। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू हिंसा कानून में महिलाओं का संरक्षण अस्तित्व में कब आया? 26 अक्टूबर 2012 को, 26 अक्टूबर 2006 को, 12 नवंबर 1992 को या फिर 17 नवंबर 1998 को। तो ये आया दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 को। ये 26 अक्टूबर 2006 हमारा क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशनों, लेखनों, पेंटिंग्स, चित्रों या अन्य तरीकों से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में पारित अधिनियम कौन सा है? महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम, महिला सुधार अधिनियम, महिला सुरक्षा अधिनियम या फिर समाज सुधार अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ जो है सही होगा, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम। महिलाओं का जो अश्लील प्रतिनिधित्व मतलब निषेध जो है अधिनियम लगाया गया था, कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर अ जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2009 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में होने वाले बाल विवाह में अकेले भारत का प्रतिशत कितना है? तो अकेले भारत में कितना प्रतिशत जो है महिलाओं का जो है, सॉरी बच्चों का जो है बाल विवाह होता है उसमें जो है शामिल होता है, ये हमको बताना है। 25%, 35%, 40% या फिर 30%। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स जो हमारा सही है 40%। अर्थात दुनिया भर में जितने में भी बाल विवाह होते हैं उसमें से 40% केवल कहाँ का होता है? भारत का होता है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश एक विकसित देश है। तो ये सभी चीज़ें हमको क्या करनी है दोस्तों? बंद करनी है। आइए अगला देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1985 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1957 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स 1955 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, पंचायती राज में कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3, आधी, 2/3 या फिर 3/4? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1/3, 1/3। 1/3 अर्थात अगर 3 लोगों की अगर कोई कमेटी बैठाई जा रही है तो उसमें एक महिला का होना क्या है? अनिवार्य होगा, जो कि महिला के लिए क्या है? आरक्षित है। आइए आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा बलात्कार के विरुद्ध संशोधित अधिनियम 2013 कब पारित किया गया था? 26 फरवरी को, 19 मार्च को, 29 दिसंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब 19 मार्च को। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय दंड विधान की धारा 375 के अंतर्गत किस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? शारीरिक कष्ट के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए, दूसरा विवाह के लिए या फिर बलात्कार के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है बिल्कुल सही होगा, बलात्कार के लिए। कौन सी दंड संहिता? धारा क्रमांक 375। सभी जानते होंगे कि जब बलात्कार होता है तो वहाँ पर कौन सा सेक्शन लगता है? 375 लगता है। तो इसके तहत जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि इसको निर्भया केस के नाम से भी जाना जाता है, निर्भया एक्ट के नाम से भी क्या किया जा सकता है? जाना जाता है। क्योंकि ये जो है चीज़ें जो है उभर कर बहुत कब सामने आई? जब वो निर्भया वाला मामला आया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, किन परिस्थितियों में पति से अलग होने पर पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा? पूछ रहा है। अगर संपत्ति पर अधिकार रहता है ये हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा, कब अधिकार नहीं रहेगा? तो देखते हैं, पति के दुर्भाव के कारण अलग रहने पर, पति अपना यदि धर्म परिवर्तन कर ले तब, या फिर पति को कोई बीमारी हो जाए, या फिर पत्नी यदि धर्म परिवर्तन कर ले या किसी अन्य से शादी कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है द जो है सही होगा, कि एक पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर ले या फिर किसी अन्य से शादी कर ले तो पति के जो पहले वो उसकी पति है उस पर जो है, उस पर उसकी संपत्ति पर जो है कोई अधिकार नहीं रहेगा। आइए अगला देखते हैं, किस एक्ट में दहेज की मांग को वैध किया गया है? किस एक्ट में दहेज की मांग को, सॉरी वैध बोल दिया, अवैध होगा वो, किसको किया गया है? अवैध किया गया है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दहेज मांग को क्या किया गया है? अवैध किया गया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना कीजिए, लाइक करना जो है बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके जो पहचान वाले हैं, आपके साथ ही जो हैं वो जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनको जो है मदद मिल सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आता रहूँगा। दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके और जो है एक पोस्ट अपने लिए सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।